आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 109 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, यानी धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इस आर्टिकल में इस बारे में बात की गई है कि एक जो मनी बिल या धन विधेयक होता है उससे रिलेटेड किस तरह की प्रोसीजर फॉलो की जाती है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। धन विधेयक से रिलेटेड सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि इसे केवल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जब किसी धन विधेयक पर राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन मिल जाती है तो फिर अगला सवाल यह बनता है कि इसे पार्लियामेंट के कौन से सदन में इंट्रोड्यूस करें, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो इसका जवाब यह है कि एक धन विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है केवल और केवल लोकसभा में ही, यानी कि राज्यसभा में धन विधेयक को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। लोकसभा के बाद बारी आती है राज्यसभा की, यानी कि एक धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पास करने के बाद में जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा में भेजे जाने से पहले स्पीकर यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो इस तरह के बिल को सर्टिफाई करते हैं कि ये एक मनी बिल है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का अधिकार होता है केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही, और उनका यह डिसीजन पूरी तरह से फाइनल होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सर्टिफाई करने के बाद जब धन विधेयक राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा को ना तो उसमें कोई अमेंडमेंट यानी संशोधन लाने का अधिकार होता है और ना ही उसको रिजेक्ट यानी अस्वीकार करने का अधिकार होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर राज्यसभा उस बिल से सहमत नहीं है तो राज्यसभा के पास केवल दो ही ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह कि उस धन विधेयक को प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा उसको लोकसभा को लौटा दे अपनी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। अगर राज्यसभा ऐसा करती है यानी कुछ रिकमेंडेशन के साथ बिल को लोकसभा को रिटर्न कर देती है तो इसके बाद यह पूरी तरह से लोकसभा की मर्जी है कि वो रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। अगर लोकसभा इस तरह से राज्यसभा द्वारा की गई रिकमेंडेशन में से किसी भी रिकमेंडेशन को मान लेती है तो ऐसा होते ही ये माना जाएगा कि वो बिल राज्यसभा द्वारा रिकमेंड किए गए अमेंडमेंट्स के साथ दोनों सदनों से पास हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर लोकसभा इस तरह की रिकमेंडेशंस में से किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं मानती है तो फिर यह माना जाएगा कि वो बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो गया है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी अपने उस मूल स्वरूप में पास हो गया है जिसमें कि उसे लोकसभा ने पहली बार पास किया था। बिल को रिटर्न करने के अलावा दूसरा जो ऑप्शन होता है राज्यसभा के पास वो ये होता है कि राज्यसभा 14 दिन तक उस बिल को पास ही नहीं करे, यानी पेंडिंग पड़ा रहने दे। अगर ऐसा होता है तो फिर 14 दिन बाद में उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होया हुआ मान लिया जाएगा। कहने का मतलब कि धन विधेयक के संबंध में किसी भी हालत में पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि एक धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सिर्फ इतना ही पावर है कि वह 14 दिन तक उस बिल को पेंडिंग रख सकती है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। इसके बाद में अंत में जब एक धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस बिल को अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार करने के लिए पार्लियामेंट को वापस नहीं लौटा सकते। हालांकि सामान्यतः राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को हर बार अप्रूव कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए